नमस्कार दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग संविधान की विशेषता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सबको समाप्त कर चुके हैं। आज से एक नई टॉपिक शुरुआत होगी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। वह टॉपिक है भारत की प्रस्तावना या भारत की उद्देश्य। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, भारत की उद्देश्य। तो प्रस्तावना इस प्रकार से शुरू होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये थी आपकी प्रस्तावना दोस्तों, आप सभी लोगों को, जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी भारत देश के नागरिक हैं, उन्हें संविधान की प्रस्तावना पूरी तरह से याद होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि हमारे देश की जो प्रस्तावना है, कम से कम हमें वो चीज़ याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत की प्रस्तावना ही भारत की मूल भावना, भारतीय संविधान की मूल भावना को बताती है कि भारत की जो संविधान है वो किस प्रकार का संविधान है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली चलती है, इन सभी बारे में विस्तृत उल्लेख करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी न्यायालय में कभी भी शासन प्रणाली से संबंधित कोई भी ऐसा प्रश्न उठता है जो भारत के संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो, तब दोस्तों वहाँ पर न्यायालय के द्वारा भारत की प्रस्तावना अर्थात उद्देश्य को खोला जाता है और उसके एक एक शब्द को पढ़ा जाता है। वहीं से तब ये बात निकल कर आती है कि भारत का संविधान क्या कहना चाहता है, उसकी भावना क्या है। चलिए हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। आज आप लोगों के लिए एक नई टॉपिक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और इस काफ़ी पढ़ने में इससे काफ़ी रुचि भी होती है लोगों की। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को बेहद पसंद आएगी और इसे मनोरंजन के साथ पढ़िए, याद करिए अच्छे से, ताकि आने वाली परीक्षाओं में प्रस्तावना से संबंधित किसी प्रकार की गलती आप लोग न करें। चलिए इसी के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। संविधान की झलक हमें प्रस्तावना में मिलती है। जैसा कि हमने बताया कि संविधान की जो झलक है, संविधान की जो मूल भावना है, वो हमें कहाँ मिलती है? भारत की संविधान की उद्देश्य क्या कहें चाहे प्रस्तावना कहें, दोनों इसके अलग अलग नाम हैं। उद्देश्य का मतलब संविधान के उद्देश्य को निर्धारित करती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, ये क्या कहना चाहता है संविधान का, भारत का संविधान, ये उद्देश्य में पूरी तरफ से लिखा है। अब बात आती है कि भारत की संविधान अर्थात जो उद्देश्य क्या है भारतीय संविधान की, वो कहाँ से आई। ये आपके मन में ज़रूर प्रश्न आ रहा होगा। दोस्तों, जितने लोगों ने संविधान सभा की हमारी क्लास की होगी उन लोगों को पूरी तरह से पता होगा कि भारत की उद्देश्य क्या कहाँ से आई। आपको बता दें कि जो भारत की ये उद्देश्य अर्थात प्रस्तावना जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की तीसरी बैठक में जो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, वही उद्देश्य या उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना, जैसा कि आप लोग जानते हैं। फिर उसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया और इसे पेश कब किया गया था? 13 जनवरी 1946 को। दोस्तों, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, संविधान सभा की तीसरी बैठक में। तो चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिनको हम लिख कर याद करते चलेंगे। चलिए, पहली बात ये आती है कि संविधान की जो उद्देश्य या उद्देश्य प्रस्ताव था वो कब लाया गया। संविधान सभा की तीसरी बैठक, तीसरी बैठक में जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो दोस्तों, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इसी बैठक में पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष पेश किया
और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। प्रस्ताव तो पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से इसे संविधान सभा के समक्ष पेश किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। बाद में इसे 22 जनवरी 1947, लगभग एक वर्ष के भीतर इसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार कर लिया गया किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। और यही जो है उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का आधार बनता है, जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। चलिए, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े, वो उद्देश्य क्या का आधार था, अर्थात प्रस्तावना का आधार था। आधार क्या था? ये उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में, और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। अब बात आती है इस उद्देश्य क्या का, प्रस्तावना का स्रोत क्या है। अब हम इसके स्रोत के बारे में बात करेंगे। स्रोत, इसका स्रोत क्या होगा? तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो स्रोत है मुख्य रूप से वो अमेरिका से है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होगा आपको, लेकिन ध्यान से सुनिए, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। इसका जो विचार है, उद्देश्य का जो विचार है, प्रस्तावना का जो विचार है, वो अमेरिका से लिया गया है। लेकिन इसकी भाषा कहाँ से ली गई है? तो आपको बता दें, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यदि प्रश्न आता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। और यदि प्रस्तावना का प्रारूप भी पूछे, प्रस्तावना का प्रारूप पूछता है, तो भी इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया ही होगा। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। लेकिन विचार की बात आती है तो वो अमेरिका है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना का प्रारूप जो है ऑस्ट्रेलिया से। ये प्रश्न पूछता है। हालांकि जब प्रश्नोत्तरी कराएंगे, इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ जिसे भी लेना हो ले लिया करे। उसके बाद दोस्तों प्रस्तावना की जो प्रथम पंक्ति है, जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी कि हम भारत के लोग, क्या हम भारत के लोग। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि ये जो हम भारत के लोग, ये पंक्ति प्रारंभ होती है, ये कहाँ से लिया गया है? तो आपको बता दें, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। क्या? हम भारत के लोग, जो संविधान की प्रस्तावना का आरंभ होता है, हम भारत के लोग भारत को। तो दोस्तों हम भारत के लोग, ये जो शब्द, ये जो पंक्ति है, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें, भारत के पूरे संविधान को लागू करने के पश्चात प्रस्तावना को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। भारत का जब पूरा संविधान लागू हो गया, उसके बाद प्रस्तावना को लागू किया गया था। लागू किया गया कब किया गया? संविधान जब पूरी तरह से लागू हो गया। क्या? संविधान लागू होने के पश्चात। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है दोस्तों, लेकिन आप लोग सुनकर अच्छे से अपना नोट्स बनाइएगा। तो दोस्तों
संविधान की प्रस्तावना को कब लागू किया गया? जब भारत की संविधान पूरी तरह से लागू हो गया, उसके पश्चात भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लागू किया गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें, पूरे विश्व में पहली बार प्रस्तावना किसके संविधान में लागू किया गया था, अर्थात किस देश के संविधान में प्रस्तावना को पहली बार शामिल किया गया था? तो उसका उत्तर होगा सर्वप्रथम प्रस्तावना को सम्मिलित करने वाला देश, सम्मिलित या लागू करने वाला देश कौन सा है? तो वो है दोस्तों अमेरिका। क्या है? अमेरिका। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम प्रस्तावना को सम्मिलित या लागू करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कभी पूछ सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रस्तावना क्या कहना चाहती है। आपको बता दें कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, उनकी मंशा को, उनके मन को बताना चाहती है कि भारत के संविधान को किस प्रकार से भारतीय संविधान निर्माता बनाना चाहते थे। वो किस प्रकार की शासन व्यवस्था को लागू करना चाहते थे भारत देश में, लोकतांत्रिक देश चाहते थे, गणराज्य चाहते थे। इन सभी चीज़ों के बारे में भारतीय संविधान निर्माता क्या चाहते थे, उनकी मन को, उनकी आकांक्षाओं को, उनके मंशा को प्रस्तावना बताती है, भारत की प्रस्तावना। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान निर्माताओं के मन में क्या बातें थी, किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाना चाहते थे भारत देश में, किस प्रकार का वो संविधान बनाना चाहते थे, इस बात को बताना चाहती है हमारी संविधान की प्रस्तावना। हालांकि भारतीय संविधान को बनाने वाले लोग वर्तमान समय में हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी जो मन, उनकी आकांक्षाओं के बारे में जो बताता है कि भारत देश में किस प्रकार का संविधान होगा, किस देश की किस प्रकार की शासन प्रणाली होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में हमारी प्रस्तावना पूरी तरह से स्पष्ट रूप से बताती है। जैसा कि आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको ये सब बातें स्पष्ट रूप से पता भी चलेंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना संविधान का आमुख है, मुख्य पृष्ठ है, अतः संविधान का सार प्रस्तावना है। यह संविधान का परिचय कराता है, यह संक्षिप्त संस्करण है। इसे बहुत सारी चीज़ों की संज्ञा दी जाती है दोस्तों हमारी संविधान की प्रस्तावना को। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आइए अब हम संविधान की प्रस्तावना, अभी ये सब जो बातें हमने की इसके पहले, वे सभी प्रस्तावना की जो मुख्य मुख्य बातें थी, उसकी जो आधार थे, उन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन की। अब हम लोग यहाँ से प्रस्तावना की एक एक शब्द को समझेंगे कि हमारी संविधान की प्रस्तावना एक एक शब्द का उसका अर्थ है। एक शब्द के अनेकों अर्थ हैं दोस्तों। पूरा एक शब्द को विस्तृत उसकी चर्चा की जाएगी, उसकी विस्तृत व्याख्या की जाएगी कि समाजवादी का अर्थ क्या है, संप्रभु का अर्थ क्या है, यहाँ पे जस्टिस कितनी जस्टिस की बात करती है, किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करती है, किस प्रकार की समानता की बात करती है। इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आपकी प्रस्तावना से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके मन में होंगे, सभी प्रश्नों के हल आज आपके सामने होंगे। दोस्तों आप केवल हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और इस वीडियो को यदि पसंद करते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं और लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारी संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है, वो शुरू होती है हम भारत के लोग। जैसा कि हम लोग पिछले कुछ समय से चर्चा कर रहे हैं उसके विषय में कि हम भारत के लोग, जो ये पंक्ति है, ये कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। क्या है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? अमेरिका से, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। आपको बता दें कि हम भारत के लोग से स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो भारत की जनता है, और भारत की संप्रभुता भारत के लोगों अर्थात जनता में निहित है।
दोस्तों इस चीज़ को याद रखिएगा। संप्रभुता के बारे में हम लोग संविधान की जब विशेषता पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैं बताया था कि भारत की संविधान की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारत एक संप्रभु संपन्न देश है। संप्रभु संपन्न देश से तात्पर्य यहाँ पर एक बार फिर मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र हो, उसके ऊपर किसी प्रकार की अन्य देश की शक्ति काम न कर रही हो, वो किसी देश का उपनिवेश न हो, उसे बाहरी या आंतरिक मामले में कोई निर्णय लेने की कोई बाध्य न करे, वो पूरी तरफ से स्वतंत्र हो, उस देश को हम संप्रभु कहते हैं। इसलिए भारत भी वर्तमान समय में एक संप्रभु राष्ट्र या देश है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों जो देश संप्रभु होता है उसकी संप्रभुता कहीं ना कहीं निहित होती है, वो भारत की जनता में हो सकती है, जो मुखिया होगा उसके अंदर निहित हो सकती है। संप्रभुता दोस्तों कहीं भी निहित होगी, लेकिन संप्रभुता तभी होगी जब वो अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र हो। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो भारत की जो संप्रभुता है वो कहाँ निवास करती है? भारत की जनता में निवास करती है। ऐसा होने से तात्पर्य यह है कि यदि भारत की जनता में संप्रभुता निवास करती है, इससे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि भारत कैसा है, एक लोकतांत्रिक देश है दोस्तों। अर्थात यह है कि भारत में सबसे पावरफुल कौन है? भारत की जनता। भारत की जनता, भारत की जनता ही संप्रभुता का स्रोत है, संप्रभुता उसी में निवास करती है। भारत की जनसंख्या क्या है? भारत की जनता संप्रभु है। संप्रभु है दोस्तों। तो भारत की जनता क्या है? संप्रभु है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। हम भारत के लोग, ये शब्द यही कहता है कि हम भारत के लोगों ने इस संविधान को स्वीकार किया, हम ही लोगों ने इसका निर्माण किया। हम ही लोगों ने निर्माण करने से तात्पर्य यह है कि भले वे लोग अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए हों संविधान सभा के सदस्य, लेकिन उसमें जो कहीं ना कहीं आधार है वो भारत की जनता ही है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम भारत के लोग से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम सभी भारत के जितने भी नागरिक हैं, सभी लोगों ने इस संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मर्पित किया, मतलब संविधान को समर्पित किया। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। हम भारत के लोग, इसका बहुत बड़ा अर्थ है दोस्तों भारत की संविधान की प्रस्तावना में। मैं एक एक बात को, एक एक शब्द को भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है पूरी तरफ से स्पष्ट व्याख्या करूंगा आपके सामने, और यकीन मानिए कि ऐसा प्रस्तावना शायद ही आप लोग कहीं पढ़े होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग, भारत की जनता कैसा संविधान बनाना चाहती है, कैसा संविधान बनाना चाहती है, ये प्रश्न आपके सामने आता होगा। तो हम लोग भारत को कैसा देश बनाना चाहते हैं? ट्रिपल SDR। क्या दोस्तों? ट्रिपल एस, ये ट्रिपल एस हो गया, DR। कैसा देश बनाना चाहते हैं? हम लोग भारत को एक ट्रिपल SDR बनाना चाहते हैं। इसका अर्थ आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। यस से हो गया सॉवरेन, जिसे क्या कहते हैं? संप्रभु, हिंदी में संप्रभु। यस से फिर क्या हुआ? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट शब्द जो है प्रस्तावना के मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसे बाद में 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार में, समाजवाद। उसके बाद दोस्तों फिर तीसरा जो यस है वो सेकुलर पंथ निरपेक्ष। यह शब्द भी भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसे भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। डी से होगा आपका डेमोक्रेटिक, आर से होगा आपका रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, और रिपब्लिक से होगा गणराज्य। तो जो हम भारत के लोग, मतलब हम सभी भारत की जनता, हम भारत के लोग मिलकर भारत को कैसा देश बनाना चाहेंगे?
ट्रिपल एसडीआर बनाना चाहते हैं, मतलब संप्रभु संपन्न बनाना चाहेंगे, समाजवादी बनाना चाहेंगे, उसे एक पंथनिरपेक्ष देश बनाना चाहेंगे, लोकतांत्रिक देश और गणराज्य देश। भारत की जो जनता है इसी प्रकार का देश बनाना चाहती है। ट्रिपल एसडीआर, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, इस प्रकार का देश बनाना चाहती है। ये भारत की जनता की मंशा है। भारत संविधान निर्माता जो थे यही चीज़ बनाना चाहते थे भारत देश को। ये स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा। दोस्तों, प्रस्तावना की एक एक शब्द की संप्रभु क्या है, समाजवाद क्या है, पंथनिरपेक्ष क्या है, लोकतांत्रिक क्या है, गणराज्य क्या है, पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में अंतर क्या है, पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। केवल आप लोग हमारे साथ धैर्य के साथ बने रहिए दोस्तों। यकीन मानिए कि प्रस्तावना से संबंधित कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। चलिए अब हम ट्रिपल एसडीआर की एक एक शब्दों को पढ़ेंगे और समझेंगे। जो लोग भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम लोग ट्रिपल एसडीआर के बारे में पढ़े उससे पहले एक बात और बता दें कि ट्रिपल एसडीआर से भारत में क्या स्थापित करना चाहते हैं, किस प्रकार की न्याय, किस प्रकार की स्वतंत्रता, किस प्रकार की समानता, तो इस बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं ट्रिपल एसडीआर। ट्रिपल एसडीआर ये भारत देश को बनाना चाहती है भारत की जनता, भारत के संविधान निर्माता। इससे क्या क्या बातें निकल कर आती है? इससे भारत में न्याय स्थापित होगा, इससे भारत के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त होगी, इससे भारत के लोगों को समानता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, लोकतंत्र का यही तो आधार है कि वहाँ पे न्याय हो, वहाँ पे स्वतंत्रता हो, वहाँ पे समानता हो। यही सब भारतीय संविधान के लोकतंत्र का आधार है। तो लोकतंत्र में स्वतंत्रता होती है, चाहे वो बोलने की स्वतंत्रता हो, चाहे विचार की, चाहे व्यक्ति विश्वास, धर्म, जो भी स्वतंत्रताएं होती हैं वो होती हैं। चलिए तो अब बता दें आपको, पहली बात आती है निकल कर न्याय। ट्रिपल एसडीआर से क्या फ़ायदे होंगे? न्याय स्थापित होगा। दूसरी बात, स्वतंत्रता मिलेगी। तीसरी बात, समानता मिलेगी। ट्रिपल एसडीआर को स्थापित करने से ये सब चीज़ें हमें प्राप्त होंगी। ठीक, चलिए, ये हमारे संविधान निर्माता ऐसा चाहते थे। न्याय शब्द के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है? जस्टिस, इंग्लिश में। ये सब जो प्रस्तावना में लिखे हैं उन्हीं शब्दों को मैं लिख रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा जी। उसकी अंग्रेजी क्या है ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बारीकी से अध्ययन करिएगा। न्याय शब्द जो है प्रस्तावना में उल्लेखित है। ट्रिपल एसडीआर जैसा कि उल्लेखित है, आप लोग जानते हैं। स्वतंत्रता शब्द भी उल्लेखित है, समानता शब्द भी उल्लेखित है। लेकिन स्वतंत्रता के लिए हिंदी में स्वतंत्रता है, इंग्लिश में इसके लिए क्या शब्द यूज हुआ है? लिबर्टी। आप लोग जानते हैं कि फ्रीडम मतलब भी स्वतंत्रता होती है, लेकिन भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिबर्टी शब्द का प्रयोग हुआ है। समानता के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है? इक्वालिटी। इक्वालिटी, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ट्रिपल एसडीआर को स्थापित करने से हमें तीन चीज़ें प्राप्त होंगी: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, जिसे इंग्लिश में क्रमशः जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, प्रस्तावना के एक एक शब्द को हम लोग तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके प्रस्तावना से क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपको बता दें, आगे बढ़ते हैं। न्याय, स्वतंत्रता और समानता, ट्रिपल एसडीआर ये स्थापित करना चाहता है। उसके बाद न्याय, स्वतंत्रता और समानता। अब बात आती है कि किस प्रकार का न्याय, किस प्रकार की स्वतंत्रता और कैसी समानता स्थापित करना चाहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। पहला था न्याय। न्याय जिसे क्या कहते हैं? जस्टिस।
दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है स्वतंत्रता। लिबर्टी। तीसरा क्या है? समानता की बात करता है। समानता, इक्वलिटी। इक्वलिटी की बात करता है। जब भारतीय संविधान की आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें 3 प्रकार की न्याय की बात करता है। 3 प्रकार की न्याय की बात करता है। वो न्याय कौन कौन से हैं, आइए हम देखते हैं। सामाजिक, सामाजिक, सोशल जस्टिस। ये सब अपने नोट्स में आप लोग लिखते रहिएगा। इस प्रकार की चीज़ें फिर कभी शायद न मिले आपको। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। उसके बाद आर्थिक, इकोनॉमिकल, जस्टिस। इस क्लास को वही लोग कर सकते हैं जो धैर्य बना सकें, और जो धैर्य बनाएगा वही जीवन में सफल होगा। सामाजिक, आर्थिक और लास्ट क्या है? राजनीतिक न्याय। पॉलिटिकल जस्टिस। ये हो गई न्याय के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 3 तरह के न्याय की बात करती है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। फिर स्वतंत्रता देखते हैं। स्वतंत्रता क्या क्या कहती है? विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार मतलब ऑफ थॉट। राइटिंग हमारी बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। अपने जब आप नोट्स में लिखेंगे तो क्लियरली लिखिएगा। उसके बाद अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन। विश्वास के लिए शब्द जो प्रयोग हुआ है इंग्लिश में वो है ऑफ बिलीफ। धर्म के लिए ऑफ फेथ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शब्दों को ध्यान दीजिए, ये प्रस्तावना के शब्द हैं। उपासना के लिए ऑफ वर्शिप। ठीक। उसके बाद 2 प्रकार की समानताओं की बात करता है। कौन कौन सी समानता है देखते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर। अवसर, प्रतिष्ठा मतलब स्टेटस। उसके बाद अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना हो वो न्याय, स्वतंत्रता, समानता की बात करती है। किस प्रकार की न्याय, किस प्रकार की स्वतंत्रता और कैसी समानता की बात करती है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करती है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करती है। और समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करती है। तो दोस्तों, ये सब शब्द कहाँ उल्लेखित हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हैं। उसके इंग्लिश को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के लिए लिबर्टी शब्द का प्रयोग हुआ है, न कि फ्रीडम का। तो ये सब बहुत मायने हैं इसके। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।
कल हम लोग देखेंगे कि सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है, राजनीतिक न्याय क्या है, विचार, अव्यक्त विश्वास, धर्म और उपासना, ये सब सूचनाएं किस प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं, क्यों इनका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। फिर उसके बाद समानता, प्रतिस्पर्धा और अवसर की समानता, ये किस प्रकार की समानता की बात करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कल की क्लास करेंगे दोस्तों। क्रम से एक एक करके क्लास को हम पूरी तरह से संपन्न करेंगे। और दोस्तों यकीन मानिए, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रस्तावना को हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आप लोग फिर कभी नहीं भूल पाएंगे, और एक एक शब्द आप लोग उससे या वाकिफ हो जाएंगे, और एक एक प्रश्न प्रस्तावना का आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों रटना नहीं है आपको, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो समझ लीजिए वो टॉपिक से किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा आप उसे हल कर ले जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। और कल जो मिलेंगे हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, इसकी प्रस्तावना की जो आगे की चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कल न्याय, समता, समानता, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों और हम लोग ट्रिपल SDR के बारे में पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना के एक एक शब्द के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। प्रस्तावना का ये पहला पार्ट है, पार्ट 1 है, भाग 1 है प्रस्तावना का। आप लोग इसको लिखिए, नोट्स बनाइए, याद करिए बेहतरीन तरीके से। उसके बाद हम लोग जब कल मिलेंगे तो इसके आगे की चर्चा कल होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कोई कमी रह जाती है तो आप लोग उसको भी बताइएगा ताकि हम सुधार करें और बेहतर कर सकें। तो दोस्तों चलिए मैं आपसे अनुमति लेता हूँ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।